हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि ग्राफिकल मेथड से, यानी ग्राफ के माध्यम से आप गतिकी की जो समीकरण है यानी इक्वेशन ऑफ मोशन है उन्हें कैसे डिराइव करेंगे। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में आया होगा। आज हम ये देखेंगे कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गतिकी के जो समीकरण है उसको कैलकुलस के माध्यम से किस प्रकार से डिराइव करें। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो हमारा अगला जो टॉपिक है, ऑब्टेन इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। कलन विधि का उपयोग कर एक समान त्वरण के लिए शुद्ध गति की समीकरण प्राप्त कीजिए। यानी अब आपको क्या करना है, कलन विधि के माध्यम से यानी कैलकुलस मेथड के यूज से आपको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, कलन विधि यानी कैलकुलस मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारी जो पहली इक्वेशन है उसे हम डिराइव करें। ठीक है, तो कलन विधि के माध्यम से हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे यानी जो पहला समीकरण है उसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है, ठीक है, त्वरण का जो फॉर्मूला है उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले ये मानेंगे कि कोई जो बॉडी है, कोई वस्तु जो है वो गति कर रही है। ठीक है, एक समान गति कर रही है, उसका जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो a है। ठीक है, और t जो समय है, 0 समय पे वो क्या करती है, उसकी जो वेलोसिटी है वो v है, सॉरी u है, यानी उसका वेग क्या है, u है, और प्रारंभिक वेग, और अंतिम वेग उसका कितना है, v। ठीक है, तो आप लिखेंगे लेट अस कंसीडर at an instant t ठीक है, हम मान लेते हैं, हम एक टाइम t पर हम ये मान लेते हैं कि जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी यानी जो वेग है वो कितना है, वेलोसिटी इज dv। मान लीजिए कि समय, या आप लिख सकते हैं क्षण t पर वेग dv। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि एक टाइम t है जिसपे जो वेग है वो dv है। तो इसके अनुसार जो एक्सेलरेशन होगा यानी त्वरण बराबर होगा dv बाय dt, यानी a इक्वल्स टू dv बाय dt, यानी dt बराबर, या आप लिखेंगे dv बराबर आएगा आपका यहाँ पे dv बराबर a dt। अब आप क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। ठीक है, यानी इंटीग्रेट करेंगे। इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 का
समाकलन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, इंटीग्रेटिंग dv, और जो v है यानी वेलोसिटी है वो u से v में चेंज हो रहा है, ठीक है, बराबर a को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेटिंग 0 to t d, तो ये हो जाएगा v u to v बराबर a t 0 to t, तो ये हो जाएगा v माइनस यू बराबर a इंटू टी माइनस v, यानी v माइनस यू बराबर a t, या v इक्वल्स टू u प्लस a t। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, जो पहली इक्वेशन है, पहला समीकरण है, उसे डिराइव करें। ठीक है, आप इसे नोट करें। अब हम डिराइव करेंगे दूसरी इक्वेशन यानी दूसरा समीकरण। अब यहाँ पर हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं कि एक वस्तु जो है वो सीधी रेखा में चल रही है और इसका एक्सेलरेशन भी यानी त्वरण भी एक समान है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन with uniform acceleration a। मान लीजिए कोई एक वस्तु है जो सीधी रेखा में चल रही है और इसका त्वरण a है। तो आप लिखेंगे लेट एट एन इंस्टेंट t dx be the displacement of the object in time interval dt। ठीक है, मान लीजिए, आप इसे साथ साथ नोट करेंगे, आप लिखेंगे मान लीजिए क्षण t में विस्थापन dx है या क्षण dt में विस्थापन dx है। यानी अब हम ये मान लेते हैं कि जो ये वस्तु है वो चल रही है, सीधी रेखा में चल रही है, और एक क्षण है dt यानी जो समय है वो dt है, और उस समय में जो उसका विस्थापन है वो dx। ठीक है, तो
आप क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी तत्क्षणिक वेग का जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो फॉर्मूला है, उसका हम यहाँ पे उपयोग करें। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले से हम यहाँ पे जो आपका इक्वेशन है उसे डिराइव करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि dt टाइम में जो विस्थापन है वो dx। अब आप लिखेंगे देन इट्स इंस्टेंटेनियस velocity v is given by तो इसकी तत्क्षणिक वेग है, तो इसका तत्क्षणिक वेग है v बराबर dx बाय dt। तो आप ये जानते हैं ये क्या है, इसका फॉर्मूला है, इसको आप जो है इक्वेशन 2 मान ले सकते हैं। ठीक है, समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं dx बराबर v dt। ठीक है, dx हमने लेफ्ट साइड में लिया है, बाईं ओर लिया है, और v आपका dt से मल्टीप्लाई हो गया यानी गुणा हो गया, तो dx बराबर v dt आ गया। अब अगर हम v की बात करें, ठीक है, पहले समीकरण से v बराबर u प्लस एटी है, इसका हम उपयोग करें, यानी v के जगह u प्लस एटी को लिखेंगे, तो आपका जो dx है, dx जो है वो बराबर हो जाएगा u प्लस एटी इंटू डी। ठीक है, तो ये आपका dx बराबर आ गया u प्लस एटी इंटू डी। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस एटी dt। अब यहाँ पे हम इंटरवल को लिखेंगे। ठीक है, dx के लिए जो हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा वो x नॉट से x तक होगा। x नॉट क्या है, प्रारंभिक स्थिति, इनिशियल पोजीशन, और x क्या है, फाइनल पोजीशन यानी अंतिम स्थिति। ठीक है, राइट साइड में भी dt से होगा इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 0 से t। ठीक है, आप क्या करेंगे, x नॉट x dx बराबर, अब आप इसे अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, यानी u को अलग सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे, at को अलग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 0 टू t u dt प्लस इंटीग्रेशन 0 टू t at dt। ठीक है, अब अगर हम dx का इंटीग्रेशन करें, dx का समाकलन करें, तो हमारे पास क्या जाएगा, x, और इंटरवल लिखेंगे आप इस तरीके से x नॉट टू x बराबर। सेकंड में क्या होगा, u आपका बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, 0 टू t dt का, प्लस जो आपका दूसरी वैल्यू है या दूसरी जो टर्म है, इसमें भी क्या होगा, a आपका बाहर आ जाएगा, क्योंकि a क्या है, कांस्टेंट। पहले वाले में u कांस्टेंट था इसलिए हमने इसे बाहर ले लिया, दूसरे वाले में a कांस्टेंट है इसे इसलिए हमने बाहर ले लिया, तो 0 टू t dt हो जाएगा। तो x नॉट टू x u आप एज इट इज रख लेंगे, अंदर इंटीग्रेशन होगा, समाकलन होगा 0 से t dt का, तो क्या आएगा आपका t, और जो इंटरवल आएंगे वो 0 से t तक आएंगे। ठीक है, प्लस
ए आपका बाहर रह जाएगा, टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे क्या है, 0 से टी का समाकलन हो रहा है, 0 से टी जो है इंटरवल है, किसका समाकलन हो रहा है, टी डी टी का। तो टी का क्या हो जाएगा, टी 1+2, यानी यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। आप जानते हैं टी की पावर क्या है, 1 है। तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx है मान लीजिए, तो क्या होता है, जब इंटीग्रेशन करते हैं x की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, अगर हम xn लें तो xn का इंटीग्रेशन करें तो xn प्लस 1 अपॉन n+1 होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t क्या है, 1 है, ठीक है, इसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से t में, तो t1 का क्या होगा, t 1+1 अपॉन 1+1, ठीक है, और जो समय अंतराल है वो 0 से t है, यानी t²/2, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास t²/2 आ जाएगा, और आप इसमें इंटरवल लिख सकते हैं 0 to t, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है। और अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं रहती, मान लीजिए xn बराबर कुछ नहीं है, ठीक है, तो हम क्या मानते हैं, 1, और 1 किसके बराबर होगा, x⁻0, क्योंकि आप जानते हैं जब आप किसी भी, कोई भी नंबर है, कोई भी आपके पास वेरिएबल है, उसकी अगर पावर को 0 कर दे तो वो क्या हो जाता है, वो 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर इसी कारण इंटीग्रेशन dx जो है वो आपका क्या हो गया, x0 + 1 अपॉन 0 + 1, यानी x1 अपॉन 1 यानी x, ठीक है। तो ये हो गया, तब आप क्या करेंगे, अब आप इसमें इंटरवल्स रखेंगे, तो पहले का हो जाएगा x माइनस x0, दूसरी टर्म जो राइट साइड में, यानी दाहिनी ओर जो पहली टर्म है, पहला जो टर्म है वो हो जाएगा u इंटू t का हो जाएगा t-0 प्लस ए, ऐसी रख देंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, t और 0 को रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा t²/2 माइनस 0/2, यानी x माइनस x0 बराबर u को t से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, ut, 0 से u इंटू होगा तो 0 आएगा, आप इसे नहीं लिखेंगे, प्लस a t²/2 से मल्टीप्लाई होगा, a t²/2 आ जाएगा, और a 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, यानी x बराबर माइनस x0 बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, इक्वेशन आ गई। इसको x0 को आप दूसरी साइड रख देंगे, तो x बराबर x0 प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि x माइनस x0 को s लिख लें, तो आ जाएगा s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दूसरी इक्वेशन, दूसरा समीकरण, ठीक है। तो इस तरीके से आप x माइनस x0 को s रख सकते हैं, ठीक है, लिख देंगे सिंस s इक्वल्स टू x माइनस x0, ये भी आप लिखेंगे सर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो सेकेंड इक्वेशन है, दूसरा समीकरण है, ये डिराइव हो जाए, आप इसे नोट करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं तीसरी इक्वेशन की।
ठीक है। जो आपका तीसरा समीकरण है, इसमें भी हम एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है उसका यूज करके हम इस जो है इक्वेशन को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम a बराबर dv/dt वाला फॉर्मूला यूज करें। ठीक है, तो आप लिखेंगे कंसीडर अ पार्टिकल is moving in a straight line with velocity v and uniform acceleration a। मान लीजिए, हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि जो एक कण है, ठीक है, जो एक कण है वो एक सीधी रेखा में चल रहा है जिसका वेग v है और एक समान त्वरण a है। ठीक है, मान लीजिए एक कण सीधी रेखा में गति कर रहा है जिसका वेग v है तथा त्वरण a है। ठीक है, अब आप लिखेंगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यानी त्वरण का फॉर्मूला a बराबर dv/dt। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसका राइट साइड है, ठीक है, जो इसका दाहिना हिस्सा है dv/dt, इसको आप क्या करेंगे, dx/dx से मल्टीप्लाई कर दें। यानी dv को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, dv मल्टीप्लाई बाय dx/dx। अब आप ये जानते हैं, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे dx से और फिर डिवाइड कर देंगे dx से, तो इस जो ये फॉर्मूला है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, a बराबर dv के नीचे आप dx लिख लेंगे, dv/dx, और ऊपर वाला dx के नीचे dt लिख देंगे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप इसे साथ साथ नोट करते रहेंगे। आपको इस तरीके से क्या करना है, जो आपका dv/dt है इसको dx/dx से मल्टीप्लाई करना है, dx/dx से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और फिर dv के नीचे dx रखेंगे और dx के नीचे dt। ठीक है, तो आपके पास क्या आया, a बराबर dv/dx और dx/dt। अब आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि जो v है यानी जो वेग होता है वो बराबर होता है dx/dt के। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका dx/dt है उसकी जगह v लिखते हैं, यानी ये जो इक्वेशन है इसे पहला समीकरण मान लेंगे या फर्स्ट। ठीक है, तो जो पहला समीकरण है ये क्या हो जाता है, फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स, तो पहला समीकरण क्या बन जाता है आपका, a बराबर dv/dx, dx/dt क्या होता है आपका, v होता है। ठीक है, तो ये हो गया a बराबर v dv/dx।
अब आप क्या करेंगे, इस dx को यहाँ बाईं ओर लेके आएंगे, यानी लेफ्ट साइड में लेके आएंगे a के बगल। ये हो जाएगा आपका a dx बराबर v dv। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसको आप जो है दूसरा समीकरण मान लीजिए, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका हम करेंगे समाकलन यानी इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग a dx, और यहाँ पे जो आप इंटरवल लेंगे वो आप लेंगे x नॉट से x तक, यानी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक, बराबर आप जो है दाहिना हिस्सा भी यानी राइट साइड को भी इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है, क्योंकि dv के रिस्पेक्ट में हो रहा है, वेग के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पे जो आपका इंटरवल आएगा वो u2v आएगा। ठीक है, अब जो बायां हिस्सा है यानी लेफ्ट साइड है, यहाँ पर a क्या हो गया, dx के लिए कांस्टेंट है, तो a आपका बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा आपका x नॉट टू x dx बराबर, सेकेंड हिस्से में दूसरा हिस्सा है, इसमें v बाहर आ जाएगा, और सॉरी v आपका एज इट इज रहेगा, क्योंकि v क्या है, v कांस्टेंट नहीं है। इसी को आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका, आप इसे इस तरीके से, अब जो लेफ्ट साइड है LHS है, क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ x नॉट x dx। ठीक है, यहाँ पे हम क्या मानेंगे, यहाँ पे हम ये सोचते हैं कि ये क्या है, 1 है, तो 1 क्या होता है आपका, x रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप मान लेंगे कि जो आपकी वैल्यू है वो x 0 है dx। ठीक है, ठीक है, ये आप रफ में लिख सकते हैं, ये अलग से है, मैं आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो x 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, इंटरवल आएंगे x नॉट टू x, यानी x का जो होगा x नॉट से x आएगा, यानी कितना आएगा, x माइनस x नॉट। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, x माइनस x नॉट, आप इसे नोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 मान लीजिए, a x माइनस x नॉट। अब राइट साइड की बात करते हैं। ठीक है, यानी इस हिस्से की बात, तो यहाँ पे क्या है, u2v v dv। अब v की पावर क्या है, 1 है, इंटीग्रेशन में क्या आता है फॉर्मूला, v n क्या है, 1, 1 प्लस 1 अपॉन 1n प्लस 1, यानी 1 प्लस 1। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं इसको हम vn लेते हैं या xn लेंगे, जो भी है। ठीक है, और इस तरीके से आपका यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। अब इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, u से v, तो ये आपका हो जाएगा v का स्क्वायर अपॉन 2 u2v, यानी v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट साइड है, यहाँ पे आ जाएगा आपका v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2, यानी a बराबर a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट बराबर 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब ये 2 आप इधर ले जा लेंगे, तो ये हो जाएगा 2a एक्स माइनस एक्स नॉट बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब आप लिख सकते हैं x
माइनस एक्स नॉट को एस लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे सिंस एक्स माइनस एक्स नॉट बराबर एस होता है, तो 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये आपकी क्या आ जाएगा, तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। और ये जो है ये आपका रफ वर्क है, ठीक है, ये आपका रफ है, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। इसी तरीके से ये वाला भी आपका रफ, ठीक है, तो इसे मैं हटा दूँ, आप इसे नोट करेंगे। अब आपके पास एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो आपको यहाँ पे जो ये न्यूमेरिकल दिया गया है ये कुछ इस तरीके से है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, यानी एक बॉल है, इसे ऊपर की ओर फेंका गया विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, यानी किसी बहुमंजिले भवन के ऊपर छत से कोई गेंद 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई। यानी गेंद है उसे ऊपर की ओर, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, एक बहुमंजिला भवन है, उसके ऊपर से खड़े होके ऊपर की ओर फेंका, और कितना वेग दिया गया, 20 मीटर प्रति सेकेंड। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन is 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब वो हाइट, वो ऊंचाई जहां से बॉल को ऊपर की ओर फेंका गया है वो कितनी है, 25 मीटर। यानी जो बिल्डिंग है, ठीक है, जो इमारत है उसकी जो ऊंचाई है वो 25 मीटर की है, यानी ग्राउंड से वो 25 मीटर की ऊंचाई पर है, या वो व्यक्ति 25 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है, ठीक है। हाउ हाई विल द बॉल राइज, यानी आपको बताना है कि जो बॉल है, जो गेंद है, वो कितनी ऊंचाई तक ऊपर जाएगी। एंड हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, और वो कितनी दूरी तक चलेगी जब वो ग्राउंड को हिट करेगी, यानी ग्राउंड को छुएगी। यानी बेसिकली पहली जो है ए पार्ट जो है उसमें आपको बताना है कि जब बॉल को फेंका जाता है 25 मीटर ऊंची इमारत से, तो वो कितना टाइम लेगी ऊंचाई तक पहुंचने में। उसके बाद आपसे ये कहा गया है कि जब आप उसे फेंकते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर जाने के बाद जब वो नीचे गिरती है, ग्राउंड में जब गिरेगी, यानी 25 मीटर की इमारत से नीचे जाएगी, तो उसको कितना टाइम लगेगा। किसी बहुमंजिले भवन की ऊपरी छत से कोई गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई। जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई है धरती से उसकी ऊंचाई 25 मीटर है। गेंद कितनी ऊपर जाएगी तथा गेंद धरती से टकराने से पहले कितना समय लेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, होमवर्क है, आपको इसे होमवर्क से करके आना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करें। तो बच्चों आज हमने ये देखा कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गतिकी के जो समीकरण है उसको कलन यानी कैलकुलस के माध्यम से या कैलकुलस का यूज करके किस तरीके से डिराइव करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इसमें आपके इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने पढ़े हैं वो लगेंगे, ठीक है, आपको इसको करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे, और जितना आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न मन में उठता है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।